दोस्तों नमस्कार। मोदी जी को और उनकी सरकार को पावर में आए हुए हमारे देश में पूरे 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों को हमने 7 चार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और भी बहुत कुछ। हम देखेंगे कि उन्होंने देश में क्या काम किया है, किस फील्ड में काम किया है। तो पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। 2017-18 में पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने हमारे देश में तोड़ दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट -6.1% थी, -6.1%। मैं आपको बताऊं 2021 की शुरुआत में ही 25 मिलियन लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके थे। साल के शुरुआत में ही 75 मिलियन लोग फिर से हमारे देश में गरीबी के बुरे जाल में फंस गए। 75 मिलियन लोग फिर से हमारे देश में गरीब हो गए। बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार ने क्या काम किया, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, इंडिया जीडीपी एंड ग्रोथ। दोस्तों आप सभी जानते हैं मोदी जी का सपना था कि 2025 तक इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाए, जो कि अब वो सपना पूरा होता बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आपको बताऊं जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उस टाइम पर जीडीपी +7 to 8% था, 7 से 8% के आसपास था। लेकिन 2019-20 के फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी -3.1% नीचे गिर गया। इसका कारण कोरोना वायरस के साथ साथ देश में डेंजरस करेंसी बैन, नोटबंदी, जिसकी वजह से 86% कैश मार्केट से ही गायब हो गया। साथ साथ डेंजरस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसने बिजनेस को बुरे तरीके से हिलाकर रख दिया। जीडीपी और इन्फ्लेशन का ग्राफ आप देख सकते हैं। इन्फ्लेशन को मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में 1 मिनट में समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए 2013 में आपका घर का सामान 2000 रुपये का आता था और 2019 में वही सामान 2500 रुपये का आता है। तो ये जो 25% का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, जो 500 रुपये आपके बढ़े, ये 25% का इन्फ्लेशन है। वही सामान अब 500 रुपये ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो 25% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। अब आप ग्राफ पर नजर डालिए, ये जीडीपी और इन्फ्लेशन का ग्राफ है। 2019 तक सब ठीक चलता रहा था, हालांकि इतनी अच्छी ग्रोथ 2019 तक भी नहीं थी, लेकिन 2019 में जीडीपी डाउन मार गया और इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया। आप फिर से कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगता है इस पॉइंट को लेकर। तो अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की। अगर मैं बात करूं तो मोदी जी की सरकार ऑन एन एवरेज डेली 36 किलोमीटर का रोड्स और हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रही है, यानी डेली की डेली 36 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर कंपेयर करें पिछली सरकार से तो उनकी एवरेज 7 से 8 किलोमीटर थी, लेकिन मोदी जी की ऑन एन एवरेज 36 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले 5 साल में रिन्यूएबल कैपेसिटीज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी डबल हो गई है। इस पर मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी स्कीम और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव इस रिन्यूएबल कैपेसिटी पर मोदी सरकार ने किए हैं। मोदी जी की कई स्कीम्स की भी तारीफ की जा रही है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में टॉयलेट्स बनवाए गए, सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर्स पर दी गई। लेकिन बाद में सामने ये भी आया कि जो भी टॉयलेट पूरे देश में बने थे वो वर्किंग नहीं है, उनको सरकार संभाल नहीं पा रही है। और रही बात सब्सिडी की, तो इतने हाई प्राइसेस होने के कारण उस सब्सिडी का ज़्यादा फायदा जनता को नहीं मिल पाया। तो अब मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट यानी फॉर्मल इकोनॉमी की। मोदी जी के चलते इंडिया वर्ल्ड लीडर बन गया है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सारा क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को और उनके इनिशिएटिव्स को। जन धन स्कीम के चलते मोदी जी ने मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड पुअर फैमिलीज को हेल्प किया टू एंटर फॉर्मल इकोनॉमी। उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। इससे फायदा क्या हुआ, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इससे फायदा ये हुआ कि जब भी कोई स्कीम का पैसा गरीब परिवारों को देना होगा तो मिडल मैन नहीं होगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आप ग्राफ देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में बैंक अकाउंट्स भी बड़े हैं और उन अकाउंट्स में डिपॉजिट्स भी बड़े हैं। लेकिन फिर बात वही, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक बार ये अकाउंट्स खुलने के बाद
इनमें कुछ डिपॉजिट होने के बाद ये बैंक अकाउंट, इनमें से ज़्यादातर बैंक अकाउंट अब तक अनयूज्ड पड़े हुए हैं, उनको जनता यूज ही नहीं कर पा रही है। यूज इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि 3 चीज़ों के लिए ही जनता को मुश्किल हो रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले 3 जरूरतें जनता की पूरी होनी चाहिए। दोस्तों 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हेल्थ केयर स्पेंडिंग। बड़े दुख की बात है कि पिछली सरकार की तरह, कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी हेल्थ पर और हेल्थ सिस्टम पर जितना स्पेंड करना चाहिए था उतना स्पेंड नहीं किया। आप ये ग्राफ देख सकते हैं पिछले कुछ सालों का, जीडीपी का कितना कम परसेंटेज हम हेल्थ पर डाल रहे हैं, और 2021 में तो वो भी कम हो गया। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोविड-19 हमारे देश में फैला और हेल्थ केयर सिस्टम हमारा फेल हो गया। इससे हमारी सरकार को एक सबक लेना चाहिए और हेल्थ केयर सिस्टम पर जीडीपी की एक हायर परसेंटेज हमें स्पेंड करनी चाहिए। दोस्तों बात करूं मैं 6ठे पॉइंट की, फार्मिंग सेक्टर। इस पॉइंट पर मैंने बहुत बार बात की है, ढेर सारी वीडियोस किसान आंदोलन पर, फार्मिंग सेक्टर पर मैंने कवर की हैं। मैं बात करूं, देखिए पूरे देश के एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े लोग ये मानते हैं कि इंडिया का फार्मिंग सेक्टर एक रिफॉर्म चाहता है, एक बदलाव चाहता है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग सेक्टर में काम करती है, लेकिन जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा फार्मिंग सेक्टर? बहुत कम। हालांकि जब जीडीपी और इकोनॉमी माइनस में चल रहा था, एक फार्मिंग सेक्टर ही ऐसा था जो पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा था, नहीं तो हर इकोनॉमी, हर सेक्टर नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे थे। देखिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, सरकार को जरूरत है कि फार्मिंग सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। मोदी जी का सपना था कि किसानों की इनकम को वो डबल करेंगे। आप खुद बता दीजिए, आसपास किसान हैं, कितनी इनकम डबल हुई आपकी? हम खुद किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी तो इनकम डबल नहीं हुई, बल्कि खर्च ही बढ़ गया, तकलीफें ही बढ़ गई किसान आंदोलन की वजह से, 3 काले कृषि कानूनों की वजह से। अब मैं बात करता हूं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंडियाज एक्सपोर्ट्स। देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया के चलते मोदी जी ये चाहते थे कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वो अट्रैक्ट करना चाहते थे, आत्मनिर्भर भारत हमारे देश को वो बनाना चाहते थे कि हम दूसरों पर निर्भर ना हो। इसके लिए क्या होना चाहिए था कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, हमारी चीज़ें दुनिया को ज़्यादा बेचें, दुनिया की चीज़ें कम लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 50% तक हमारे देश में घट गई हैं। अब भी हम दूसरे देशों पर उतने ही डिपेंड हैं जितने पहले थे। हमारे देश का एक्सपोर्ट कॉस्ट पिछले 10 सालों से जितना था, अब भी उतना ही उसी पॉइंट पर खड़ा है। अब हालत ये हो गई कि हमारे से बेटर बांग्लादेश परफॉर्म कर रहा है। आप ग्राफ देख सकते हैं, बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम आए +30% से, +30% से हम माइनस में आए हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कितनी अच्छी रिकवरी की है। और आज हालात ये हैं, बांग्लादेश इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि सरकार ने किस फील्ड में काम किया है, किस फील्ड में काम नहीं किया है, तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।